नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के बीच हाल ही में दिल्ली के हरियाणा भवन में हुई बैठक में अरावली को हरा भरा बनाने, नजफगढ़ ड्रेन के साथ गुरुग्राम जिला में हो रहे जल भराव की समस्या से किसानों को निजात दिलाने और गुरुग्राम व नूंह जिलों में बड़ी जंगल सफारी विकसित करने के विषयों पर बातचीत हुई। बैठक के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अरावली और पर्यावरण को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश में अभूतपूर्व काम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में नजफगढ़ ड्रेन के साथ होने वाले जल भराव की समस्या को लेकर चर्चा हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि इस विषय पर हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार को साथ लेकर जल शक्ति मंत्रालय को शामिल करते हुए एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी की देखरेख में नजफगढ़ ड्रेन में पानी का प्रवाह ठीक करने के लिए उसकी सफाई का कार्य किया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि लोगों को जल भराव से निजात दिलाई जाए और नजफगढ़ ड्रेन में जल प्रवाह का रास्ता इस प्रकार से हो कि हरियाणा और दिल्ली देहात के गांवों के रकबे में जल भराव न हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा के गुरुग्राम और नूंह जिले में बड़ी सफारी बनाने का भी काम हो रहा है। सफारी बनाने का प्लान स्वीकृत हो गया है और अब केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद उस पर कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन और अथवा क्षतिपूर्ति पौधारोपण का पैसा आएगा। उसकी जमीन की किस्म दर्ज करने, उसका एकत्रितकरण करना आदि ऐसे सारे विषयों पर तथ्यात्मक जानकारी के बारे में भी बैठक में चर्चा हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल चाहते हैं कि उस क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार मिले, गाँव का विकास हो, इको टूरिज्म आए और इससे पहले जो आवश्यक कार्रवाई की जाती है उस पर विचार विमर्श किया जाए। अरावली पर्वत श्रृंखला के महेंद्रगढ़ जैसे जिलों में हिस्से को कैसे हरा भरा रखा जाए, उस पर भी पौधारोपण कैसे किया जाए, इस पर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ चर्चा की है और इन विषयों पर मुख्यमंत्री का बहुत ही सकारात्मक रुख है। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ कम से कम मानव हस्तक्षेप के सीधे लोगों को मिले, इसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बड़ी पहल करते हुए परिवार पहचान पत्र की एक अनोखी योजना आरंभ की है जो शायद देश के किसी राज्य में नहीं है। परिवार के हर सदस्य का सटीक सत्यापित डाटा परिवार पहचान पत्र में उपलब्ध हो। उत्तराखंड राज्य पहले ही हरियाणा की तर्ज पर परिवार पहचान पत्र बनाने की कार्य प्रणाली का अध्ययन कर चुका है। अब जम्मू कश्मीर ने भी इस योजना को अपनाने की पहल की है। इससे पूर्व भी हरियाणा की अध्यापक स्थानांतरण नीति का 6 राज्यों में ने अध्ययन किया है और अब परिवार पहचान पत्र की योजना का अध्ययन महाराष्ट्र व उत्तराखंड राज्यों ने किया है। परिवार पहचान पत्र पर तो उत्तराखंड व जम्मू कश्मीर के अखबारों ने लेख भी लिखे हैं। हरियाणा की इस अनूठी योजना का जम्मू कश्मीर में भी स्वागत हुआ है और राज्य के हर परिवार को यूनिक आईडी देने की पहल की गई है। और इसी कड़ी में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गत दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में परिवारों को प्रमाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डाटाबेस तैयार करने के लिए डिजिटल जम्मू कश्मीर दृष्टिगत पत्र जारी किया है। इसके तहत हर एक परिवार को जेके फैमिली आईडी के नाम से एक अनूठा कोड दिया जाएगा और कोड में हरियाणा की तरह अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर और गणित के अंक शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने इस कड़ी में प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सुशासन के सपने को सही मायनों में अंत्योदय के भाव के साथ साकार करने के लिए पिछले 8 वर्षों से घर द्वार पर ही लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आरंभ की गई व्यवस्था परिवर्तन की ऑनलाइन प्रणाली के परिणाम जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री की इस पहल से हरियाणा सही मायनों में देश के समक्ष अंत्योदय का रोल मॉडल बनकर उभरा है और इस कड़ी में परिवार पहचान पत्र एक अहम दस्तावेज बना है। हरियाणा परिवार पहचान पत्र अधिनियम 2021 के तहत सेवाओं व योजनाओं को परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ने के लिए अंत्योदय प्लेटफॉर्म पर आवेदन करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है। परिवार पहचान पत्र का उद्देश्य राज्य में रह रहे परिवारों के लिए एक व्यापक, विश्वसनीय और सटीक डाटाबेस तैयार करना है। कोई भी परिवार जो वर्तमान में हरियाणा में रह रहा है उसको परिवार पहचान पत्र में पंजीकरण करना अनिवार्य है। स्थायी रूप से रहने वाले परिवारों को 8 अंकों की पीपीपी जारी किया जाएगा। इसी प्रकार कोई परिवार हरियाणा से बाहर रह जाता है परंतु राज्य की किसी सेवा या स्कीम के लिए आवेदन कर रहा है, उसको भी पीपीपी में पंजीकरण करना होगा। ऐसे परिवारों को 9 अंकों का स्थायी परिवार पहचान जारी किया जाएगा और भारतीय नागरिकों की विशिष्ट पहचान के लिए केंद्र सरकार ने 12 अंकों के आधार कार्ड को अहम दस्तावेज बनाया है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने
हैं, हरियाणा में अलग से नागरिक संसाधन सूचना विभाग सृजित कर 8 अंकों का परिवार पहचान पत्र बनाया है। इसमें परिवार के हर सदस्य की एक जानकारी उपलब्ध है। 8 अंकों में 3 नंबर अंग्रेजी वर्णमाला के हैं, जबकि आधार में सभी नंबर गणित संख्यात्मक हैं। उत्तराखंड ने परिवार पहचान पत्र को 14 अंकों का बनवाने का निर्णय लिया है और यह कार्य नियोजन विभाग को सौंपा है। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री ने 25 दिसंबर 2014 को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर सुशासन की पहल करते हुए सीएम विंडो की शुरुआत की थी। इसके तहत सभी जिलों के लघु सचिवालय में सीएम विंडो के काउंटर खोले गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पिछले 8 सालों में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णयों की सराहना कई मंचों से हुई है। पढ़ी लिखी पंचायत देने के निर्णय पर अडिग रहे मुख्यमंत्री व तत्कालीन विकास एवं पंचायत मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ की प्रतिबद्धता के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में हरियाणा की न केवल सराहना की बल्कि अन्य राज्यों को हरियाणा का अनुसरण करने की सलाह दी। इसी प्रकार कई मंचों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही सीएम मनोहर लाल की तारीफ कर चुके हैं और अब हाल ही में फरीदाबाद में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर अपनी मोहर लगाई है, जो दर्शाता है कि मुख्यमंत्री के 8 साल पहले के 48 सालों पर भारी पड़े हैं। बदलता जम्मू कश्मीर, क्योंकि मेरा संबंध जम्मू कश्मीर से बहुत पुराना है। 2002 में सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर आया था और लगातार कुछ वर्षों तक जम्मू कश्मीर में संगठन का काम करने का मुझे अवसर मिला था। उस समय की घटनाएं बहुत याद आ रही हैं, लेकिन एक घटना श्रीनगर में एक मैं मीटिंग ले रहा था तो लगभग 3 बजे वहां हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने घड़ी देखनी शुरू कर दी दोपहर बाद। मैंने कहा शायद घर में कोई काम होगा। मैंने कोई बात नहीं, भी बातचीत करते हैं, बाद में बैठक खत्म करेंगे। कहने लगे नहीं, अगर आप जल्दी बैठक खत्म नहीं करेंगे तो हमारे रात्रि को ठहरने की व्यवस्था भी यहीं कर दो। मैंने क्या बात कि 4 बजे के बाद व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता। और वो हमने देखा उस समय दृश्य, श्रीनगर की सड़कों पर कर्फ्यू 4 बजे के बाद कोई व्यक्ति हिम्मत नहीं करता बाहर निकलने की। उसी समय कुपवाड़ा में बाद में जब भूकंप आया, उड़ी के क्षेत्र में, उन सारे क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिला। चर्चा एक ही होती थी, आतंकवाद, इसको कैसे समाप्त किया जाए, कैसे इसमें से यहाँ की जनता को कैसे रिलीफ मिलेगा, कभी सुख शांतियां आएगी कि नहीं आएगी। आज से 20 साल पहले एक वो समय था और एक पिछले 8 वर्ष के अंदर शासनकाल की व्यवस्थाएं बदलते और एक बहुत बड़ी आकांक्षा देश के बहुत लोगों की रही कि जम्मू कश्मीर में 370 समाप्त हो जाए। और 370 समाप्त होने के बाद किस प्रकार का बदला हुआ वातावरण आज जम्मू कश्मीर के लोग देख रहे हैं। ई गवर्नेंस की बात, और वो भी पिछले 2 वर्षों में जिस प्रकार से इतने आगे यहाँ का प्रशासन बढ़ा है, मैं इसके लिए आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी को, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस लेवल तक आप पहुंच गए हैं। कितना बदल हो सकता है किसी प्रदेश की स्थिति में, ये इन 20 वर्षों के पूरे कार्यकाल में जितनी घटनाएं हम सबको ध्यान में रख करके आ रही हैं। तो उस नाते से आज हम जिस बात पर विचार कर रहे हैं, जिस ई गवर्नेंस की, प्रशासनिक सुधार की हम बात कर रहे हैं, बातें बहुत की जा सकती हैं, लेकिन हरियाणा के नाते से मुझे तो इतना पता है कि जब 8 वर्ष पहले हमने भी हरियाणा में अपना शासन शुरू किया था, उससे पहले सरकारों के समय राजधानी चंडीगढ़ जाने का अवसर मिलता था। हर एक मंत्री और मुख्यमंत्री, चाहे उनके निवास हो चाहे उनके कार्यालय हो, भीड़ लगी रहती थी। हम पूछते थे कभी कभी क्यों भीड़ लगी रहती है। कोई कहता मैंने ट्रांसफर कराना है, कोई कहता मैंने ये छोटा लाइसेंस लेना है, कोई कहता मेरी थाने की समस्या है, यहां आकर के मंत्री से सिफारिश कराऊंगा तब जाके ठीक होगी। अभी भीड़ लगी रहेगी तो चाहे शासन करने वाले, चाहे प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।